हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका टीडीएस कटा है तो किस तरह से आप अपने टीडीएस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जहां पर उनकी सैलरी तो टैक्सेबल इनकम से कम होती है, लेकिन फिर भी उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपने कहीं एफडी करवाया है और एफडी पर आपको बता दूं टीडीएस कटता है, तो ऐसे में बैंक तो आपका टीडीएस काट कर सरकार को दे देगी, लेकिन बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि इसके अगेंस्ट वो अपने टीडीएस रिफंड को क्लेम भी कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से आप अपने टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन, और साथ ही ये जानेंगे कि टीडीएस रिफंड को क्लेम करने के लिए कौन एलिजिबल है और किन सिचुएशन में टीडीएस काटा जाता है और टीडीएस रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टीडीएस या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस क्या होता है। तो टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स होता है जहां पर आपको किसी भी तरह का पेमेंट हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है आपको, तब इसके अगेंस्ट आपका टीडीएस या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस लगता है। ये हो सकता है 1% का, 5% का, 10% का, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि किन सिचुएशन में आपका टीडीएस कटता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपकी अगर सैलरी 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में जो कंपनी है आपकी, जो भी आपको सैलरी देती है, वो टीडीएस काट के आपको सैलरी देगी। इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म की अगर आप एफडी करा रहे हैं, तो एफडी पर अगर आज आप 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट लेते हैं, उसको आप इस पे आपको मिलता है 1 साल में, तब आपका टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पर भी आपका टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डिविडेंड्स मिल रहा है, इट कैन बी डिविडेंड्स पे आउट, इट कैन बी डिविडेंड्स रीइन्वेस्टमेंट या फिर डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, तो ऐसे में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिविडेंड 1 साल में 50,000 से भी ज्यादा मिल रहा है, तब आपका टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट, अगर आपको रेंट मिल रहा है तो इस पर आपको टीडीएस कटेगा। साथ ही अगर आप कोई नया कार खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, तो इस पर आपको 1% का टीडीएस भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से और ये कैश अगर 20 लाख से ज्यादा है, तब आपका टीडीएस कटेगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आपका टीडीएस डेफिनेटली डिडक्ट होता है, जिसकी जानकारी बहुत बार हमको नहीं भी होती है। अब ये जो भी टीडीएस आपका कटता है, ये सारा का सारा अमाउंट आपके पैन के अगेंस्ट सरकार को जमा कर दिया जाता है। अब बहुत से आम लोगों को ये समझ नहीं आता कि भैया टीडीएस कटता कहाँ है और कितना मुझे पे करना पड़ता है, और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता है कि क्या मुझे एक्चुअली टीडीएस रिफंड करना है या फिर नहीं। अब जो कट गया है, बैंक ने काट कर सरकार को दे दिया है, क्या वो ठीक है या फिर नहीं, या सरकार को सच में जा रहा है वो पैसा या फिर नहीं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हमको आते हैं, और सबसे मेजर सवाल तो ये आता है कि अगर मेरा टीडीएस कट रहा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ ये टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए, और साथ ही अगर मेरे को रिफंड क्लेम करना भी है तो इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपको जानना है कि आप टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा अपना फॉर्म 26AS। अब ये फॉर्म 26AS क्या होता है? फॉर्म 26AS में क्लियरली ये सारा स्टेटमेंट बताता है कि आपका इनकम कितना है, आपके इनकम के अगेंस्ट आपका कितना टैक्स कटा है, या फिर जितने भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तब आपका टीडीएस कितना कटा है, अगर आपको डिविडेंड्स मिले हैं तब आपका टीडीएस कितना कटा है। बेसिकली ये फॉर्म आपको ये बताता है कि किसके अगेंस्ट, कौन से इनकम के अगेंस्ट आपका टीडीएस कटा है और कितने % का कटा है या फिर कितने अमाउंट का कटा है। तो ऐसे में आपको ये जरूरी है चेक करना कि क्या आप सच में एलिजिबल हैं रिफंड क्लेम करने के लिए या फिर नहीं। अब फॉर्म 26AS को जानने के लिए, उसके डिटेल्स को जानने के लिए आप सीधे जा सकते हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप जाते हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जैसे आप वहां पे जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, आप अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी तो आपको लॉग इन कर अपने अकाउंट में जाना है। अगर इन केस आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। तो रजिस्टर करने के बाद आपको जाना है अब ई फाइल के ऑप्शन पर, जो सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स के, फिर उसके अंदर आपको मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कंफर्म करना है, डिस्क्लेमर दिखाएगा, कंफर्म किया, फिर आई अग्री कर प्रोसीड करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा व्यू टैक्स क्रेडिट या फिर फॉर्म 26AS ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वो करते हैं, देखिए ट्रेसेस का पूरा फॉर्म 26AS का ये आ जाता है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। अब असेसमेंट ईयर में आपको बता दूं, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 का देख रहे हैं तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे रहता है, तो 23-24 होने वाला है असेसमेंट ईयर। तो उसको यहाँ पे हम चुन लेंगे। इसके बाद आपको व्यू एज देखना है, तो व्यू एज आप HTML कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे अपने फ़ोन पर रख सकते हैं। तो जब भी आप अपने ITR को भी फाइल कर रहे हैं तो इसको आप आसानी से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपका TDS कटा है और कितना आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे आप अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा ऑफ द कंपनीज जिसने आपको पेमेंट किया है और कितने अमाउंट का पेमेंट किया है, तो और कितना डिडक्ट हुआ है, आपका कितना TDS कटा है। तो ये सारा का सारा लिस्ट यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा। तो जैसे आपने अपने फॉर्म 26AS को क्रॉस चेक कर लिया है, ये जान लिया है कि कितना आपका TDS कटा है, कितना अमाउंट आपको मिला है और कितना इसमें डिडक्ट होने वाला है, इसके बाद आपको वापस आना है और जाना है सर्विसेज के कॉलम में। ये जो 4th कॉलम दिख रहा है आपको, उसके अंदर जाना है। फिर इसके अंदर आपको जाना है AIS पर, विच इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये आपको क्लियरली दिखा देगा एंड ओवरऑल मतलब एक समरी दिखा देगा कि कितना आपका डिडक्ट हुआ है। फिर आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है AIS, उसके अंडर आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो है वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर देखना है। तो जैसे आप ये समरी पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी पूरा लिस्ट आ जाता है कि कितना अमाउंट का आपका TDS कटा है। इफ इट इज अगेंस्ट डिविडेंड्स, इफ इट इज अगेंस्ट अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिला है, अगर FD पर कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर कोई भी अदर इंटरेस्ट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कहीं और भी और उससे आपको कैपिटल गेन्स या कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। तो ये एक ओवरऑल समरी आपको मिल जाएगी। अब ये जानते हैं कि आप अपने TDS रिफंड को क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होगा। तो प्री वैलिडेट करने के लिए वापस आप अपने अकाउंट पर जा सकते हैं, अपने प्रोफाइल पर, और यहाँ पर आप देखिए आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा, माय बैंक अकाउंट्स आएगा। तो वहाँ पर आप अपने स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के डिटेल्स को डाल सकते हैं, ताकि अगर इन केस आप TDS रिफंड करने के लिए एलिजिबल हैं भी, अगर आपको रिफंड आता भी है तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ये चला जाए और कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक को प्री वैलिडेट करना है। तो TDS रिफंड को क्लेम करने से भी पहले ये जरूरी काम आपको ये करना है कि आपको ये जज करना है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आपको कितना टैक्स भरना पड़ सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप ये जज कर सकते हैं कि आपको TDS का रिफंड मिलेगा या फिर नहीं। तो उसके लिए आप कोई भी टैक्स कैलकुलेटर की मदद से ये देख सकते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तब आपका कितना टैक्स आ जाएगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम लिमिट से ज़्यादा है और सारे डिडक्शंस कटने के बाद क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तब कितना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आप क्लियरली समझ लीजिएगा बिफोर प्रोसीडिंग विद TDS रिफंड क्लेम। तो अब वापस आते हैं इस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, जहाँ पे अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर ये देखना है कि क्या आपको TDS मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सीधे जाते हैं ई फाइल पर, सेकेंड ऑप्शन उसके ऊपर। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऑप्शन पर, इसके अंदर आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। फिर जैसे ही आप वहां पे जाते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको ही सेलेक्ट करना है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। जैसा कि मैंने बताया असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे होता है, तो असेसमेंट ईयर करेंट 23-24 वो लेना है। देन ऑनलाइन मोड को ऑप्ट करना है एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पे जाना है एंड देन प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेशन इंडिविजुअल, देन कंटिन्यू। इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा ITR फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या आपके लिए ITR 1 है, आपको ITR 1 फाइल करना चाहिए, 2 या 4 या 5 या 6, ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ITR आपको फाइल करना है। फिर प्रोसीड विद ITR वट एवर योर ऑप्शन इज, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। हाँ, तो फिर आपको ये रीजन आउट करना है कि क्यों आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 मेजर हेड्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं, जिसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट का TDS रिफंड आपको मिलने वाला है और या फिर मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स को फटाफट फिल करते हैं। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
जो भी आप देखें, अगर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है तो अदर्स डाल सकते हैं। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, यस और नो, उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने बैंक डिटेल्स आपने ऑलरेडी डाल दी हैं तो वो दिखेगा। फिर पर्सनल डिटेल्स, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया है। इसके बाद आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पर अगर आपकी इनकम आ रही है थ्रू सैलरी या फिर थ्रू हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई अदर सोर्स भी है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन केस आपको इनकम आ रही है तो कितनी इनकम आ रही है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिल रहा है, कोई भी इनकम आ रहा है वहाँ से, तो कितना इनकम आ रहा है विद प्रूफ एंड विद डॉक्यूमेंट्स। फिर इसके बाद आपको डालना है अदर सोर्स से कोई इनकम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है योर बैंक अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा कोई भी अदर सोर्स है जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। ये कॉलम भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो अगर इन केस एफडी से आ रहा है, सेविंग्स अकाउंट से आ रहा है, तो कितने अमाउंट का आ रहा है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना है कि अगर डिविडेंड से आ रहा है तो कितना अमाउंट एज डिविडेंड्स आपको मिल रहा है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। ये सारा आपको क्रॉस चेक कर कंफर्म करना है। अब तीसरा आता है टोटल डिडक्शंस। तो डिडक्शंस के अंडर आप देख सकते हैं अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशली अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है जिसके अंडर बहुत सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रिसाइसली मेंशन करना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपने किया है जिसके अंडर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नाउ लेट्स से इफ यू आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर किया है या फिर और भी कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है जैसे अंडर सेक्शन 80E, सेक्शन 80D, 80TTA, तो इन सारे के अंडर अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, तब आप यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई कर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डिडक्शंस आपका दिखा देगा कि कितने डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं अंडर व्हाट सेक्शन। इसके बाद आपको जाना है टैक्स पेड पर। तो इस कॉलम में आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको टैक्स एक्चुअली पे करने की जरूरत पड़ेगी। और ये डिटेल्स मैं आपको बता दूं, सारे डिटेल्स आप अपने फॉर्म 26AS के साथ कंफर्म कर सकते हैं। और अगर कोई चेंजेस है तो आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन में भी जाकर एडिट कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है, जो भी आपका टैक्स कट रहा है, तो आप अपने फॉर्म 26AS के साथ जरूर क्रॉस वेरीफाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है तब आपका ITR जो भी आप फाइल कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ये चेक करने के बाद आपका लास्ट आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। फिर ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ है और कितने डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं और कितना TDS आपका कटा है। इसके बाद ये सारा क्रॉस चेक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि कितना आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कटा है इन केस तो कितना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹3,220। तो इसी तरह इसी प्रोसीजर्स के आप ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने TDS रिफंड को क्लेम कर सकते हैं या फिर एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इतना सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको लास्ट स्टेप जाना है, यू नीड टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव पुट इन। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन, ये करना है। सारा इंफॉर्मेशन वापस क्रॉस चेक करने के बाद आप आधार बेस्ड ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं और फिर डन। तो बस यही प्रोसीजर है ऑनलाइन कि कैसे आप अपने TDS को क्लेम कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि अगर मैं TDS क्लेम रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ भी तो कितने दिन में या फिर कितने महीनों में मेरा रिफंड आ सकता है। तो यूजुअली मैं आपको बता दूं 2 से 3 महीना लगता है सरकार को आपका रिफंड प्रोसीड करने में और आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए। अगर इन केस आपको स्टेटस भी चेक करना है कि क्या है स्टेटस, करेंट स्टेटस और कब तक आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप NSDL के रिफंड स्टेटस वाले वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आपको अपना सिंपली पैन नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर डालना है और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि करेंटली स्टेटस क्या है इस रिफंड का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कितने आसानी से आप अपने TDS रिफंड को क्लेम कर सकते हैं और उसका ऑनलाइन प्रोसीजर कैसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट है आपको, कोई भी शंका है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसे हम दूर कर सकें। और अगर आपको टैक्स मैनेजमेंट के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में अच्छे से सीखना है, तो आज ही मैं आपको बोलूंगी कि अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखिए टैक्स मैनेजमेंट के बारे में A to Z डिटेल्स फ्रॉम द एक्सपर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।